नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का इतिहास, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का इतिहास समाप्त कर दिया है, जिसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। आप देख सकते हैं कि आखिर औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, एक ये तस्वीर है, आप लोग देखिए। इस तस्वीर पे क्या लिखा है देख लीजिए, डाउन ऑफ द सेंचुरी। ये देखिए, यहाँ लिखा है मार्च, यहाँ लिखा है 2 स्टेप। इसके बारे में आइए देख लेते हैं आखिर ये तस्वीर किसने बनाई और क्यों बनाई है। देखिए, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर यानी जो कवर होता है ना, उस पर ये तस्वीर छापी गई थी। और इस तस्वीर का मतलब ये है नई सदी के उदय, यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी। इसका मतलब क्या होता है? नई सदी का उदय। इसका ऐलान किया था, यानी नई सदी के उदय का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में एक देवी है, देवी जैसी तस्वीर है ना। देखिए, मैं दिखा दूं, ये जो है ना, इस तस्वीर की बात कर रहा है कि सेंटर में है ना ये देवी जैसी तस्वीर, उसी की बात कर रहा है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। देखिए, इसने हाथ में क्या लिया है, ये देखिए, ये जो ध्वजा है, इसको कह रहे हैं कि ये ध्वजा लिए, नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया जो है समय का प्रतीक है। देखिए, इसका जो एक पाँव है, ये पंखों वाले पहिए पर टिका है ना, ये जो है समय का प्रतीक है। आगे देखिए, और क्या दिया है, उसकी उड़ान भविष्य की ओर है, यानी जो उसे उड़ने की दिखाई गई है उड़ती हुई, वो भविष्य की उड़ान है। और उसके पीछे उन्नति के चिन्ह जो हैं वो तैर रहे हैं, रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने, यानी इनका उदय हो रहा है। ये पीछे आप लोग देख सकते हैं ना, कारखाने, ये रेलवे, ये कारें, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उसी के बारे में बता रहा है। आगे देखिए, मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में भी और ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। चित्र 2 में इस तस्वीर में आपको 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य यानी ओरिएंट इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। देख लीजिए, ये 2 जादूगरों की तस्वीर है जिसके बारे में ये कह रहा है। इसके बारे में देखिए दिया है, इसमें नीचे है एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन जो है पूरब और अतीत का प्रतीक है, यानी मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। देखिए, ये जो मैकेनिक है, हाथ में देखिए लोहे का औजार लिए हुए है। इसको अलादीन से कंपेयर किया गया है। मानिए अलादीन हो और इसने चिराग घिसा और अपने लिए महल के निर्माण का आदेश दे दिया हो। तो देखिए, मैकेनिक के माध्यम से ही आधुनिक युग में, ठीक है, एक नया जादू रचा गया। जैसे पुल बना लीजिए, पानी के जहाज बना लीजिए, मीनार हो गया, गगनचुंबी इमारतें, ये सब कौन बनाता है? मैकेनिक ही तो बनाता है। यही बात इस तस्वीर में दर्शाई गई है। आगे देखिए, ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व दूत की तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वास्पातों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, इस तस्वीर में जो आधुनिक दुनिया यानी आगे आने वाली थी,
उसको पहले ही इस तस्वीर के माध्यम से दर्शा दिया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास जो है विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। यानी इस तस्वीर में ये दिखाई गई है कि आने वाला जो भविष्य है वो टेक्नोलॉजी का है, तकनीकी का है, और तकनीकी जो है आने वाले भविष्य में बहुत आगे होगी और जो आगे का युग होगा वो औद्योगिकरण का होगा। अब ये छवियाँ और ये संबंध लोकमानस की हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण की को प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें यानी बड़े बड़े जो घर बन रहे हैं, जो बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, उनका विस्तार समाज के विकास का घोतक होता है? बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, यह छवियां जो हैं किस प्रकार विकसित हुई, आखिर ये तस्वीर बनाने का विचार कैसे आया, इन विचारों से हमारा संबंध क्या है आखिर? देखिए, क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी यानी फास्ट टेक्नोलॉजी विकास हमेशा ज़रूरी होता है? क्या टेक्नोलॉजी का विकास जो है हमेशा ज़रूरी होता है औद्योगिकरण के लिए? देखिए, क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? देखिए, आजकल जो बहुत सारे काम हैं वो मशीनों से होने लगे हैं और हम लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं। औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर आखिर क्या असर पड़ा, लेकिन इन मशीनों का आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हम औद्योगिकरण के इतिहास को समझते हैं। देखिए, इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन में तय हो रहा था। आइए देखते हैं, गतिविधि देख लीजिए। दो ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्या पैदा हुई हैं। आप चाहें तो पर्यावरण या आणविक हथियारों व बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन भी दिया है, विचार कीजिए। अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो विश्व था वो कैसा था। देखिए, औद्योगिकरण को हम अक्सर कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। भाई, जहाँ औद्योगिक का नाम आ गया उसका मतलब ही है कि फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन की बात हो रही है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। जाहिर सी बात है, औद्योगिकरण के इतिहास जो है अक्सर फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। देखिए, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक जो उत्पादन है वो होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण की इस चरण को आदि औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं या नाम देते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर जो थे वो गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण जो चीज़ों की मांगे थी वो बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। साथ ही यह वजह भी थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादक के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर कंट्रोल रखते थे। देखिए, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। यानी लोगों ने
व्यवसाय पर अपना कंट्रोल कर रखा था। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार जो है वो नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। गांव में जो है गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे, कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले जो छोटे किसान थे और जो गरीब किसान थे, वो आमदनी के नए साधन ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे जो घर के सारे लोग हैं उनका पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहाँ आए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए जो पेशगी रकम होती है, पेशगी रकम का मतलब यह समझ लीजिए जो एडवांस होता है, वो उन्होंने किसानों की दी और किसान उनको लेने के लिए तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांवों में ही रहते अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। यानी वो अपने गांव में रहकर सौदागरों के लिए काम करते थे और अपनी खेती बाड़ी भी देख लेते थे। यही बात ये कह रहा है। ये देखिए एक तस्वीर है, ये 18वीं शताब्दी की, कताई का काम चल रहा है, धागा बनाने का काम होता है ना, वही काम है। परिवार के सभी सदस्य इसमें लगे हैं, वही कह रहा है। आगे देखिए, इस आदि औद्योगिक उत्पादन में होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया, यानी अब सारा परिवार मिल के काम कर सकता था। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते थे शहरों में थे, लेकिन उनके काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स ने, देखिए इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यवसायी थे वो ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलझर और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन की तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने लगा। यानी जो कपड़ों की फिनिशिंग होती थी वो कहाँ होती थी? लंदन में, और लंदन को इसीलिए कपड़ों के फिनिशिंग के नाम से जाने लगा। आगे देखिए, यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान का नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन जो है कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यही था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। अब देखिए कारखानों का उदय कैसे हुआ। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा जो है वो 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। देखिए इंग्लैंड में जो कारखाना है वो तो 1730 में खुल गया था, लेकिन उनकी संख्या में जो वृद्धि हुई वो 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। कपास काटन जो है, कपास जिसे कॉटन बोलते हैं, नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिरी में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई, यानी वृद्धि हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात जो है और बढ़ गया और लगभग 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव आखिर कौन से थे, जिससे जो 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का उत्पादन 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। देखिए 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसके, देखिए ऐंठना, कटाई और लपेटने के हर चरण की कुशलता जो थी वो बढ़ा दी।
प्रति मजदूर उत्पादन जो था वो बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएं जो हैं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांवों में हो रहा था तब तक यह सारे काम जो है संभव नहीं थे। यानी देखिए, जब लोगों के घरों में काम हो रहा है तो मालिक उन पर निगरानी कैसे रखेगा? ना उनकी क्वालिटी चेक कर सकता है वो, ठीक है, ना ही वो उन पर नज़र रख सकता है कि आखिर वह काम किस तरीके से कर रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ? कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। यह नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान जो है कारखानों पर टिका रहता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन जो है वो चालू है। यानी टेक्नोलॉजी को देखकर लोग एकदम पागल हो गए। देखिए, औद्योगिक परिवर्तन और सुधार और परिवर्तन और रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला, सूती उद्योग और कपड़ा उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए और 1840 के जो दशक था इसमें इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जो ज़रूरतें थी वो तेज़ी से बढ़ी। यानी लोहे और स्टील की डिमांड तेज़ी से बढ़ गई और 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का जो मूल्य है लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से 2 गुनी थी। दूसरा देखिए, नए उद्योग जो है परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। अब ऐसा नहीं था कि नए उद्योग आ जाने से जो उद्योग परंपरागत यानी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं उनको एकदम से ये उनकी जगह ले लेते, ऐसा नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या जो है कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसका उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा देखिए, यद्यपि परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खास प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वो मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा कारण देखिए, प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर यह बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। देखिए, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रही थी उसकी गति जो थी वो धीमी थी, और जो औद्योगिक भूदृश्य पर ये जो बदलाव थे ये नाटकीय रूप से तेजी से नहीं फैले। यह तकनीक जो थी, ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। भाई, जब कोई चीज़ महंगी होगी, उसमें पैसा ज़्यादा लगना है, तो जाहिर सी बात है सोच समझ कर ही उनका इस्तेमाल होगा।
उसके लिए सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो व्यापारी और सौदागर जो थे वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी और जब उनकी मरम्मत करनी पड़ती थी तो खर्चा काफ़ी आता था। वे इतनी अच्छी भी नहीं थी कि जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था कि ये टेक्नोलॉजी, ये मशीनें जो हैं बहुत अच्छी हैं, बार बार ख़राब हो जाती थी। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। देखिए, जेम्स वाट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के लिए सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली जो सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने से भी जो उद्योगपति थे वो हिचकिचा रहे थे। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी थी वो मजदूरों के तुलना में बहुत ज़्यादा काम करके देती, लेकिन इसमें इतनी सारी कमियां थी जिसकी वजह से जो व्यापारी थे वो इनके इस्तेमाल पर कतरा रहे थे। अब इतिहासकार जो थे इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत जो है मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं, बल्कि परंपरागत जो कारीगर और मजदूर है उन्हीं से होता है। ठीक है, आगे देखिए, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, इसके बारे में देखते हैं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन से मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, जो महारानी विक्टोरिया का समय था उस समय ब्रिटेन में मजदूरों की, यानी मजदूरी करने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप जानेंगे, जब श्रमिक की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं, यानी जब मजदूर ज़्यादा हो जाते हैं, काम करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो वेतन कम कर दिया जाता है। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग जो थी वो मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान काम करना रहता था। देखिए, जो गैस करते या शराब खाने थे वहाँ पर जब सर्दी का मौसम होता था उस समय काम बहुत ज़्यादा रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अधिक मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ की मरम्मत और साफ़ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी का नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी, यानी इंसानी टैलेंट का। वो अपने टैलेंट द्वारा अपने हाथों से बनाते थे, उनकी ज़रूरत थी। मशीन तो एक डिज़ाइन में सारी चीज़ें बना देगी, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए भाई मजदूर तो चाहिए, कारीगर तो चाहिए। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के जो लोग थे, कुलीन और पूंजीपति वर्ग, हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते थे। यानी जो विक्टोरिया के समय के लोग थे, अमीर लोग थे, वो लोग जो हाथों से बनी वस्तुएं थी उनकी डिमांड ज़्यादा करते थे। हाथ से बनी चीज़ों को
परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिज़ाइन जो है अच्छा होता था। मशीन से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, वहाँ मजदूरों की कमी थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों यानी काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। ये देखिए लोहे की फैक्ट्री में मजदूर जो है काम कर रहे हैं, वही दिखा रहा है इंग्लैंड का। ये तस्वीर देखिए कहाँ का है, बेगर और भूखे, सैमुअल लुक फेल्टेस की पेंटिंग। देख लेते हैं। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोगों के लिए एक कामगार में रात में ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। यह आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवारा और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउसों में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक को डॉक्टरी जांच करके ये पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, उनके कपड़े मैले तो नहीं हैं। उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था। अब देखिए मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी। बाज़ार में श्रम जो है वो बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी में भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गाँवों में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के जो हुजूम थे वो शहरों की तरफ चल पड़े। जैसे ही नौकरियों की खबर गाँवों में पहुंची तो वहाँ से भाई हज़ारों की संख्या में लोग शहरों की तरफ निकल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोज़गार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँव में चले जाते थे जहाँ इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की जो हालत थी उसकी बेहतरी का पता नहीं चलता कि मतलब वेतन में सुधार आने से उनकी हालत बहुत बेहतर हो गया, ऐसा नहीं लगता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसाय जो थे उनके बीच जो आने वाले फ़र्क थे वो साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव में छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ी तो मजदूरों की आय जो है वो वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। जब युद्ध छिड़ गया तो जो मजदूरों की आय थी वो जो वास्तविक मूल्य था उसमें भी भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन वे उससे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि आगे देखिए उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीबी थी। देखिए 19वीं सदी के मध्य में हालात तो अच्छे थे, लेकिन उस समय भी जो 10% आबादी थी, शहरी आबादी थी, वो गरीब थी। 1830 के दशक में आई जो आर्थिक मंदी थी, इस दौर में जो बेरोजगारों की संख्या थी वो विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई टेक्नोलॉजी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली जो औरतें थी इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, अटैक करने लगी।
जैनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। यहाँ देख लीजिए, ये चित्र है, इसके बारे में यार थोड़ा छूट गया शायद, ये स्रोत है, पढ़ लेते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। देखिए, एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की जो मांग थी वो घटने लगी थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचातान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ये स्पिनिंग जेनी जिस मशीन के लिए औरतें लड़ रही थी, ये मशीन वही है, देख लीजिए। इसकी वजह से जो कटाई का काम करती थी वो बहुत आसान हो गया। आगे देखिए, ये तस्वीर कहाँ की है। 1850 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। अच्छा, ये रेलवे स्टेशनों का जो निर्माण हो रहा है उसकी तस्वीर है लंदन के। आगे देखिए, देखिए 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की जो गतिविधियां थी वो तेज़ी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की जो संख्या थी वो 1840 के दशक में जो दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई, यानी 2 बार दोगुनी हुई। ये देखिए, हाँ दोस्तों, मुझे लगता है यार चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। देखो एक बार कितना टाइम हो गया, तो उसी हिसाब से यार ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, फिर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो मेरे हिसाब से आज चैप्टर यहीं रहने देते हैं, और हम कल पढ़ेंगे उपनिवेशों में औद्योगिकरण के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना, फिर आपका भी मन नहीं लगेगा, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो यार मैं तो कई दिनों से परेशान हूँ तबीयत की वजह से यार। एक तो जुकाम है और दूसरे गले में यार खांसी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको एक वीडियो में पूरा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, मैं परेशान हो जाऊँगा, डीमोटिवेट होने लगा हूँ, तो यार जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि मैं बंद कर दूँगा। तो प्लीज़ कुछ मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, इससे यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आदमी को अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें लाने में मदद मिलती हैं। चलिए, बाकी आप लोग खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।